हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। सब कुछ बढ़िया है। मेरा भी बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। और देखो, कल हमने जब बात करी थी, गुफ्तगू करी थी, और आप सबको लोग बात समझ में भी आई, मूवी शूवियंस को तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई कि वॉर 2 को लेके एक ज़बरदस्त तरीके की ना एक नेगेटिविटी चल रही है। और बॉलीवुड को एट लार्ज लेके भी एक नेगेटिविटी चल रही है, क्योंकि जितने भी ये चंगू मंगू हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप एक इंडस्ट्री के पीछे पड़ गए हो फॉर स्मॉल बिट ऑफ मनी हेयर एंड देयर। अब होता क्या है कि कुछ तो यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो सेंसिबल हैं, वो उनका मेन काम भी नहीं है यूट्यूब वगैरह करना, बड़े हो जाएं या छोटे रहे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके मेन चीज़ अलग है। जैसे मेरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कल से एक व्यू आना शुरू हो जाए, मुझे घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, विद गॉड्स ग्रेस, कि ये एक बस मीडियम है एक्सप्रेस करने का। ठीक है, जो ऐसे लोग हैं वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जिनको घर चलाना है उनकी मजबूरी है कि उनको फिर पैसे लेना है और ये बोलना है कि भाई एक फ्लॉप मूवी कुली भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एक वॉर 2 जो ब्रेक इवन कर लेगी वो फ्लॉप है। अब मुद्दा ये नहीं है कि वॉर 2 बहुत अच्छी पिक्चर है या फिर हम बोलें कि बॉलीवुड अच्छी पिक्चरें बनाता है, साउथ नहीं बनाता। ये मुद्दा कभी है ही नहीं, क्योंकि साउथ में बहुत अच्छी पिक्चरें बनती हैं, वहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी कुछ ज़्यादा ही है। और उस क्रिएटिविटी को स्टॉप करने का मतलब है कि आपके पास अच्छी पिक्चरें नहीं आएंगी। तो एज इंडियन सिनेमा लवर आप बोलोगे कि नहीं यार, कुछ गलतियाँ होंगी बीच बीच में, कुछ आप क्रिंज भी बनाओगे बीच में, पुष्पा पुष्पा भी करोगे, बट लार्जली आप कुछ नया कर रहे हो, आप करते रहो। कभी भी एक भागने वाले घोड़े को ज़बरदस्ती की लगाम नहीं लगानी चाहिए। बीच में गंदगी होएगी वो ठीक है, वो हम इग्नोर कर देंगे, इतना सेंसिबल है हम लोग। वॉर 2 जो सिचुएशन है वो कुछ और है। वॉर 2 है कि भाई पिक्चर तो ठीक नहीं थी, बट क्या वो कुली से बेटर पिक्चर थी कि नहीं थी, वो तो डेफिनेटली आंसर यस है। क्या कुली ऑल ओवर द प्लेस थी? बिल्कुल आंसर यस है। क्या वो इस कंपटीशन के अंदर चलेगी कि भाई वॉर 2 को हम को दबा देंगे और फिर उसके बाद हमें एक किस्म का हमने इसको बॉलीवुड वर्सेस साउथ की एक स्कीम बना देना है? बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ये कि इस बारी जो तेलुगु मार्केट है, जो यूजुअली अपने स्टार का साथ नहीं छोड़ती है, उसने एनटीआर को उस तरीके से पसंद नहीं किया। उसकी कमी कहाँ आ जाती है? वो मेकर्स पे कमी आ जाती है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो एलिमेंट यूज़ करना चाहिए था एनटीआर को दिखाने का, वो दिखाया नहीं। लेकिन उसका फिर अगर आप उल्टी साइड से देखें, मेकर्स की साइड से, कि यार हमने तो बहुत हद तक टोन डाउन किया ऋतिक रोशन को, ताकि वो इतना ज़्यादा सबड्यू ना कर दें एनटीआर को कि वो नज़र ही ना आए। तो मैं तो अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदी सिनेमा है तो वो आज की डेट में, पहले येस्टरडे ईयर्स की बात नहीं कर रहे, वो तो पहले परछम में था हिंदी सिनेमा। आज हिंदी सिनेमा के अंदर बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, पर एट द सेम टाइम उनको अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छी स्टोरी, ये सब चीज़ों के अच्छे राइटर्स की ज़रूरत है, जो उनके पास है नहीं आज की डेट में, जो साउथ में है। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर है ये हो नहीं पा रहा है, या होता है तो फिर जवान बन जाती है या फिर जाट बन जाती है। तो जो हीरोज़ यहाँ पर ज़्यादा नहीं चमके वो साउथ के डायरेक्टर के हिसाब से चल जाते हैं। तो क्या इसको बोले कि नॉर्थ में ये सुपीरियर है या साउथ में ये सुपीरियर है? अगर हम इसको इस ढंग से देखें कि एक इंडिया है, इंडिया के अंदर जो जिसको आता है वो अच्छे तरीके से कर दे, और द बेस्ट मैन जो फिट होना चाहिए फिल्म के लिए वो आगे आ जाए, तो ये जो समझ है मेरे ख्याल से ये हो नहीं पा रही है, क्योंकि फ़ैन वॉर हो जाती है। फिर जो समोसे वाले हैं उनको लगता है कि यार मेरा घर कैसे चलेगा, तो फिर उनको और आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं कि हम अपनी क्रिएटिविटी कैसे लेके आएँ अपने फील्ड के अंदर, हमें पैसे कमाने के और क्या माध्यम हो सकते हैं। तो वो समोसा सबसे ईजीस्ट होता है कि यार अच्छा बोल देना इसको। वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैं सिर्फ इसको अच्छा बोलूँ कि कुली बहुत ही अच्छी थी, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, मान लीजिए बहुत अच्छी थी, तो बहुत अच्छी बात है, आपका व्यू पॉइंट हो सकता है। लेकिन वो ये फ़िल्टर एक और एडिशनल लगाते हैं, कुली बहुत अच्छी थी लेकिन वॉर 2 बहुत गंदी थी। ये बोलने की क्या ज़रूरत है? मुझे समझ नहीं आया। वो फिर आप गिराना शुरू कर देते हो, वो कहीं ना कहीं दिमाग में प्ले होता है, फिर तमाशबीन लोग जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, वैसे तो साउथ का कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बढ़िया पिक्चरें बनाता है। मतलब पिछले 10 साल की जितनी मैं पिक्चर उठा लूँ, 2 या 3 ऐसी नहीं है जो काम की है, बाकी तो धब्बा ही है एक नंबर का। ठीक है, वो एक आधी बाहुबली बन गई, एक आधा अल्ला वेंकटा मल की, एक आधी कार्तिकेय बन गई, और एक दो और तीन नाम ले लो आप, एमरान जो थी वो बन गई। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा तो एक इंसान है जो 1900 करोड़ 50 लोगों को मार के चला जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो वॉर है ये ऑडियंस के ऊपर जिम्मेवारी आती है कि यार हम इसको ना छोड़ दें, क्योंकि अगर हम छोड़ेंगे नहीं तो बॉलीवुड में अगर कोई स्पाई यूनिवर्स बन रहा है तो उसमें हम ये बोलेंगे कि पठान अच्छा था कि टाइगर अच्छा था। आप बोलोगे दोनों अच्छा है ज़्यादा, तो भैया आते रहे ना, मतलब आप दोनों मैजिकल लगते हो इकट्ठे। ऐसे ही साउथ और यहाँ पर अगर कुछ हो रहा है तो फिर कि भाई प्रभास अच्छा था कि यहाँ पर कोई और अच्छा था, रणबीर कपूर अच्छा था, ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है? मुझे समझ में नहीं आया।
ठीक है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कल वो एक और क्वेश्चन उठा था, जो अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन ये था कि वॉर टू का लगभग लगभग 400 करोड़ बजट है, कूली का भी लगभग लगभग 400 सवा 400 बोल रहे हैं, कोई 450 बोल रहे हैं, बट 400 के आसपास मान के चलते हैं। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करी है, स्पेसिफिकली पीआर, बहुत गंदी वाली भी पीआर करी है, विच इज़ आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद। तो ये जो पूरा अगर आप करके भी छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि भाई वॉर टू कैसे आप कह रहे हो कि ब्रेक इवन कर जाएगी, और कुली क्यों नहीं कर पाएगी? कुली तो आगे चल रही है। बहुत सेंसिबल क्वेश्चन है ये, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वॉर टू तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। वो जो 25% डिस्ट्रीब्यूटर साहब लेके चले जाते हैं, वो वाईआरएफ ने क्लियरली बचाया। कुली के केस में क्या हुआ वो भी बात करते हैं। पहले महाअवतार नरसिम्हा की एक बार फिर से तारीफ कर देते हैं, क्योंकि वो 4.5 करोड़ रुपए के आसपास करेगी। आज 30th डे है, एक महीना पूरा हो गया है। लोगों को अगर कोई और पिक्चर नहीं समझ में आ रही होती तो सबसे पहले वो महाअवतार नरसिम्हा जाके देख के आ जाते हैं। आई एम श्योर इसकी रिपीट वैल्यू भी बहुत होगी। आप में से कौन कौन है जिन्होंने 2-2 बार 3-3 बार इसको देखा, ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने इसको 2 बार देखा है। 220.5 किसका कल था, 4.5 मिला के 225 करोड़ तक पहुंच गई है। मोस्ट प्रॉब्ली ये कल 300 करोड़ क्रॉस करेगी। बट नोइंग जो साउथ के जो होते हैं वो थोड़े ईगर हो जाते हैं, वो 300 की वेट नहीं करते हैं, वो 1 दिन पहले ही निकाल देते हैं। बट इसका जो कलेक्शन लार्जली आया वो एकदम एक्यूरेट आया, तो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन कि इसको सुपर नेचुरल तरीके से आगे दिखाया, पीछे दिखाया, अच्छे तरीके से कलेक्शन दिखाया, पिक्चर बहुत अच्छी है, इसके साथ जो कुछ अच्छा हो सकता था वो अच्छा हुआ है, और लोगों की भावना भी इसको लेके बहुत अच्छी है। एक मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उसमें कुछ मुस्लिम भाई भी हैं हमारे, उन्होंने बोला बड़ी अच्छी बात, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो लंबा होता है, लेकिन जिनको वीडियो लंबे पसंद नहीं है तो वो जा सकते हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है। दोस्त तो आपस में गपशप करने बैठे हुए हैं, तो ऐसे थोड़ा ना कि टाइम घड़ी देख के करेंगे, यार हो गया तेरा टाइम तू जा, ऐसे नहीं होता। तो महाअवतार नरसिम्हा को केस में वो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ये नरसिम्हा कौन थे, तो मैंने बोला कि वन ऑफ द 10 अवतार थे, और आप मूवी देखो आपको अच्छी लगेगी। तो उसने बोला कि हाँ मैं सर ये मूवी ज़रूर देखूंगा। मैंने बोला क्यों? कहते हैं कि जी ये वाली ना एजेंडा वाली पिक्चर नहीं है, इसके अंदर हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा, आप अपने रिलीजन के बारे में कुछ बता रहे हो। अगर हम अपने रिलीजन के बारे में कोई पिक्चर बनाए तो वो हमारे रिलीजन की होगी, एक आपकी हो गई। तो ये एक हैप्पी जोन के अंदर है, अगर आप उससे कुछ सीख सकते हो तो सीख लो, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो और देख लेना, क्योंकि बड़े सारे पार्ट्स आएंगे। तो मुझे लगा ये बंदा बड़ा सेंसिबल है, और क्योंकि वो सब्सक्राइबर था तो मेरे को खुशी होती है मूवी शूवियन बुलाते हुए। तो मैंने कहा यार ये बहुत ही अच्छी कम्युनिटी बन रही है, चाहे कम व्यूज़ आएँ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चैनल ना बढ़े, बट एक दिन वो आएगा जब ये पॉजिटिविटी ना ये क्रैश करेगी नेगेटिविटी के ऊपर। लाइट हमेशा जीतती है यार। एनीवेज, वॉर 2 के बारे में बात करते हैं। डे 10 है, थोड़ा इंक्रीज़ आया है इसके अंदर। कल 5 करोड़ रुपीज़ के आसपास ने टच करा, एक्चुअली 4.9 ही टच करा है इसने, और आज 7 करोड़ रुपीज़ के आसपास का बिजनेस करके 222 पे रीच कर गई, यानी 222 करोड़ रुपए, और वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर 335-336 के ऊपर है। वॉर 2 बिल्कुल अब धीरे चल रही है वहाँ पर, ओवरसीज़ के अंदर भी, तो वहाँ पर आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट ये मेरे ख्याल से धीरे धीरे जिस हिसाब से चल रही है, ये 375 तक जाती हुई तो नज़र आ रही है। बट बाकी इसकी किस्मत है। ये तो अच्छा हुआ कि इस वीक कोई और मूवी रिलीज़ नहीं हुई है हिंदी वाली, अदरवाइज़ ये दोनों ही मूवी, चाहे वॉर 2 होती, चाहे कुली होती, चाहे इवन महाअवतार भी होती, ये थोड़ा सा इनको सेटबैक लगता है, और स्क्रीन्स जो होते हैं नई मूवी को लगते। बट एज आई सेड कि ये कुली है और ये वाईआरएफ की मूवी है, उधर सन पिक्चर्स नीचे बहुत बड़ा है, तो उन्होंने ऑब्वियसली मेक श्योर किया कि उनको 2 हफ्ते का अच्छा एक रन मिल जाए, जो कि एक सेंसिबल बात है। बड़ी पिक्चर, बड़े खर्चे, उनको बड़ा टाइम पीरियड चाहिए। 2 हफ्ते इज़ अ गुड टाइम पीरियड टू रिकवर अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द कंज्यूमर्स। कुली की बात करते हैं हम, डे 10 है, ठीक है, और मैं फिर एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा कि क्यों ये घाटे में जाएगी। 5 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस ने कल किया था, लेकिन आज फैंटास्टिक तरीके की फिनोमिनल ग्रोथ है, और ये सारी एट्रीब्यूशन मैं दूंगा। एक तो पीआर एक्टिविटी जो इन्होंने करी है, कुछ लोगों ने नेगेटिव करी है, लेकिन पीआर करना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन ये जो कंपैरिजन में दूसरे को पैंट उतारने वाला काम किया, विच आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद, ठीक है। अब ये इन्होंने बोला ब्रीफ में कि भाई ऐसे पैंट उतारना दूसरे की, या फिर क्रिंज लोगों को गया ये कि भाई आप इसका पीआर में आप इसको बढ़ा चढ़ा के बोलो, तो उन लोगों ने उन्होंने कुछ गलत तरीके से इसको प्रेजेंट कर दिया, वर्सेस बना दिया। वर्सेस की जगह पे सिर्फ कुली को अच्छा बोल सकते तो शायद फिर बच जाते। लेकिन एनीवेज, ये जो 5 करोड़ का बिजनेस है इंक्रीज़ हो जाता है, 10 करोड़ पे इसका टोटल होता है 245 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड वाइड टोटल जो है 465 के आसपास दौड़ चुका है। और अब ओवरसीज़ के अंदर ये भी थोड़ी सी थम जाएगी, 463 के आसपास के में होना चाहिए, ठीक है।
अब आते हैं इसके बजट के ऊपर। आपको दो फिगर याद कर लो, रादर एक ही फिगर याद कर लो, 245 हुआ है इसका भी, ठीक है। अब देखो इसका जो बजट है वो है 400 करोड़ रुपए। वो अलग बात है कि इसमें भी एडिशनल बजट्स गए हैं, पीआर के अंदर भी गया है। आपने अमेज़ॉन की ब्रांडिंग भी देखी होगी, डाउन साउथ हर एक डब्बे के अंदर, तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर जो रजनीकांत साहब की फ़ोटो वोटो लगा के भेजी। एक एक डब्बे की कॉस्ट जब प्रिंटिंग और कस्टमाइज़ करके भेजते हैं 50-50 रुपये की मिनिमम होती है। तो आप लगा लो 10 लाख डब्बे भी गए हो तो 5 करोड़ रुपए के तो ऐसे ही बजट उल्टाए गए हैं। बट हम उसके ऊपर नहीं आते हैं, हमें कोई नेगेटिविटी नहीं करनी है। हम ये समझते हैं कि कोई अगर दो मूवी होती हैं सिर्फ बिजनेस मॉडल की वजह से, कोई पैसे क्यों कमा लेती है और कोई पैसे क्यों नहीं कमाती है। ये नहीं है कि एक हाथ दूसरे हाथ जैसा ही है तो नमस्ते बन गई, ये नहीं है। ये एक हाथ स्मार्ट हो सकता है और इसके हाथ में ज़्यादा शक्ति हो सकती है, और एक हाथ जो है ज़्यादा स्मार्ट नहीं है या फिर उसके पास वो चीज़ें नहीं है जो दूसरा हाथ कर सकता है। मान लो उसकी उंगली कटी हुई है तो प्रॉब्लम होएगी ना। तो ऐसे ही कुली के बारे में है, और कुली का जो केस है ये बड़ा स्टैंडर्ड केस है जो मोस्टली मूवीज़ के साथ होता है। जब तक आप बड़े प्रोडक्शन हाउस नहीं बन जाते हो, आप इंडिया गवर्न नहीं करते हो लार्जली, तो आप एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनते हो। तो वॉर 2 के केस में तो वायर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ही था, ठीक है। अभी बात करते हैं कुली की। कुली का जो बजट है वो 400 करोड़ है। जो इसकी रिकवरी हुई है वो है 305 करोड़ रुपए, यानी कि प्री सेल्स जो होती है। तमिलनाडु में गया 120 करोड़ रुपए का, ये भी तेलंगाना में गया 45 करोड़ रुपए का, कर्नाटका के अंदर गया 30 करोड़ का, केरला और रेस्ट ऑफ इंडिया का गया 35 करोड़ का, ओवरसीज़ गया 85 करोड़ का। टोटल करोगे 305 करोड़ आ जाता है। अभी इसको पाक कर लो तो मतलब एक किस्म का 95 करोड़ हो गया। 400 माइनस 305 जो आपका बजट था, तो आपने 95 करोड़ रुपये कमा लिए, ठीक है। बच गए, सॉरी। तो आपको 95 और लेने हैं, वेरी गुड। तो फिर आप OTT भाई साहब के गए, अमेजोन ने बोला अरे रजनीकांत की पिक्चर ये लो 120 करोड़ है आपको। हालांकि रजनीकांत के हिसाब से 400 करोड़ रुपए के हिसाब से ये भी कम है, लेकिन 120 करोड़ रुपए मिल गए। टीवी के 60 करोड़ रुपए मिल गए, म्यूजिक के 20 करोड़ रुपए मिल गए, तो 200 करोड़ इन्होंने यहाँ से भी निपटा लिए। 505 करोड़ रुपए जिस दिन पिक्चर रिलीज होनी थी, कमिटमेंट मिलते किसी को भी नहीं है स्टार्टिंग के अंदर। वो बेंचमार्क्स होते हैं कि माइलस्टोन्स होते हैं, वो कब कब आपको मिलेगा। तो इन्होंने 505 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल लिए कि भाई इतने तो हमारे सिक्योर हो गए। अब सिक्योर इनके तो हो गए, इनको देने हैं पेमेंट टर्म्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर को, प्रोड्यूसर साहब को, लेकिन उनको मिलेंगे कितने। देखो मैंने आपको बताया कि थिएटर बिजनेस के अंदर अभी ये 245 करोड़ इन्होंने कमाए हैं, ठीक है। इनको जो बेची है इन्होंने पिक्चर, ठीक है, वो कैसे कैसे बेची है, ये उसका निष्कर्ष मैं आपको बताता हूँ। तमिलनाडु के अंदर ये अगर 120 करोड़ की बेची है तो 2 जने पैसे कमाते हैं उसके बाद। एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटर जिसने 120 करोड़ रुपए दिए, एक जो बेचारा स्क्रीन बत्ती लगा के बैठा हुआ है कि भाई आओ मेरे स्क्रीन तोड़ो, वहाँ पटाखे चलाओ, क्योंकि ऐसा तो होता ही है वहाँ पर, ऊपर चढ़ जाओ और बड़ा कटआउट है उसको गिरा दो, कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं। बट एनीवेज हादसे नहीं होते, तो तब भी उस केस के अंदर उसको 120 करोड़ रुपए रिकवर करने डिस्ट्रीब्यूटर को। इनका 50-50 का अरेंजमेंट होता है। तो 230 से 240 करोड़ रुपए अगर ये नहीं होंगे तो तमिलनाडु के अंदर ये फ्लॉप है, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। आधे आधे का होता है, और उसके बाद जैसे जैसे वीक्स बढ़ते चले जाते हैं ये शेयर और घटता चला जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि मरी हालत में भी 200 करोड़ तो यहाँ पर कमाने ज़रूरी है, और आज की रेट के अंदर ये 118 करोड़ है। 118 करोड़ रुपीज़ 120 में खरीदी थी, वो 120 भी पार नहीं हुआ है अभी। और इसको कितना करना है मैंने आपको बता दिया, कम से कम 200 करना है, और यहाँ से 200 होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तमिलनाडु में तो फ्लॉप है, ठीक है। AP तेलंगाना के अंदर ये 45 करोड़ की बिकी थी, यानी कि इसको कम से कम नहीं तो 85 करोड़ करने होंगे। यहाँ पर कितने हुए हैं, 59 करोड़। कलेक्शन अच्छी है लेकिन महंगी बिची है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ भी फ्लॉप है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि फ्लॉप में जो डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब होते हैं वो अपफ्रंट तो पैसे नहीं दे देते कि भाई मैं पहले पैसे दे देता हूँ फिर रिकवरी करने आऊँगा। वो भी स्मार्ट होता है, वो पेमेंट टर्म्स बनाता है। जैसे हम फ्लैट लेते हैं, जैसे मैंने वॉर 2 में भी समझाया था आपको, तो वो क्या करेगा, पेमेंट रोक देगा, ठीक है, या बोलेगा कि ये मेरी रिकवरी होगी, ये मैंने माइनस कर दिया। तो भैया ऐसा है कि आपको मैंने 120 करोड़ रुपए कमिट करे थे, आपकी पिक्चर इतना धमाकेदार नहीं, मैं तो 80 दूंगा। तो ये जो सारे आपने देखा, जो सन पिक्चर्स ने पैसे अपने यहाँ बटोर लिए थे पहले से 505 करोड़ रुपए के आसपास, उसमें से ये माइनस होना शुरू होगा। मच लाइक जैसे वॉर 2 के अंदर शोर मचा के वापसी को पैसे वापस कर रहे हैं। कोई किसी को वापस नहीं करता है, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है मल्टीपल एंट्रीज करेगा, पहले दे देगा फिर ले लेगा, ऐसे नहीं होता। पेमेंट टर्म्स होती हैं, और उस पेमेंट टर्म के हिसाब से अगर आप नहीं खरे उतर रहे आपकी पिक्चर तो आपको मिलते ही नहीं है, ये होता है, ठीक है। तो पता नहीं कौन से बुद्धू लोग, बिना उनको सिस्टम पता नहीं है बिजनेसेस के, वो ज्ञान देने चले जाते हैं,
ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे वॉर 2 के एक एक चंगू मंगू टंगू ने सबने बिजनेस एनालिसिस करने की कोशिश करी है, इकोनॉमिक्स बताई है, कूली की कोई नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि अगर वो सेम एनालिसिस आप यहाँ पर कर दोगे तो फिर पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी सुपर डुपर फ्लॉप है। जैसे कि कर्नाटका में चलते हैं, 30 करोड़ रुपए की पिक्चर बिकी है, तो उसको कम से कम तो 50-55 करोड़ रुपए क्रॉस करने होंगे, 39 पे है। यहाँ पर शायद ये ब्रेक इवन कर जाए, और लेकिन यहाँ पर स्लो डाउन हो गया है, तो बड़ी मुश्किल से ये मतलब जस्ट पास पहुंचेगी। छोटा मोटा लॉस तो यहाँ पर भी होगा। केरला और रेस्ट ऑफ इंडिया में 35 करोड़ की बिकी थी, यानी 70 मतलब 65 के आसपास में ये सिक्योर हो जाएगी, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली ये कल तक कर जाएगी। आज 62 के ऊपर है। तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर जितनी की बिकी है और केरला में जितनी की बिकी है, ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर ये ब्रेक इवन से अल्फा हो जाएगी। एक और जगह पे होगी, वो है ओवरसीज। ओवरसीज में ये 85 करोड़ रुपीज़ में बिकी है। 85 करोड़ रुपीज़ का मतलब है कि इसको कम से कम 3 टाइम्स के आसपास, 2.5 टाइम्स के आसपास बिजनेस करना पड़ेगा। 200-225 करोड़ करना पड़ेगा, जो जस्ट अबाउट 200 आप मान के चलिए 168 पे ये कल तक पहुंच गई थी। तो ये उस तक तो पहुंच जाएगी। तो मेरे ख्याल से ओवरसीज के अंदर इसको नुकसान नहीं होगा, केरला रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर नहीं होगा, बाकी हर जगह इसको लॉस है। ठीक है। अब इसको कोई भी चैलेंज करना चाहता है तो करता रहे और पूछेगा मेरे से एक्सप्लेनेशन, तो भैया मैं मैथ्स नहीं सिखा सकता आपको, मैथ्स मैंने सिखा दिया है। अब आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर ये वॉर 2 वाला सिनेरियो होता या फिर ये सन पिक्चर्स खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता, तो जितनी भी रिकवरी आ रही है उसको 50% सीधा डायरेक्टली मिल जाता, 55% ऑन एन एवरेज मिल जाता, तो उसमें बीच में डिस्ट्रीब्यूशन की कोई कॉस्ट ही नहीं होती। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट लेके जाता है। कभी कभी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो होते हैं वो एक स्पेशल अरेंजमेंट में आते हैं कि भाई 50 ना मिलेगा तुझे, तो वो बोलते हैं कि भाई ठीक है आपको मैं कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे दूंगा। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें अपफ्रंट पैसे नहीं मिलते हैं ना कमिटमेंट होती है। बोलते हैं कि जितनी भी आपकी मान लें 100 करोड़ रुपए होगी, आप 30% रख लेना अपफ्रंट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर 70% दे देना। तो ये भी होता है, लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि प्री सेल्स जब भी आपके दिमाग में टुन 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 करे, समझ जाना कि ये कमिटमेंट हो गई है पेमेंट प्लान के साथ। ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सब कुछ तामझाम समझा दिया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया मुझे मत तंग करना, मेरे में एनर्जी नहीं है कि आपको समझाऊं, क्योंकि ना तो आपको मैथ समझ में आ रहा है ना लॉजिक समझ में आ रहा है। आप इस टाइम या तो हेट के अंदर है बॉलीवुड या साउथ के अंदर, या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा ही प्रेमी है साउथ के। अब उसमें क्या ही कर लोगे, आप खुश रहोगे, आपको जो समझ में आता है आप मान लो। मैं समझा के आपकी कन्विंस करके मैं आपके क्यों चेंज करूं, मतलब मेरे को क्या मिल जाएगा ये करके। ठीक है। तो मोटा मोटा ये है कि जिस भी केस में बिजनेस मॉडल इस तरीके का होता है जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर खुद प्रोडक्शन हाउस होता है, वहाँ थोड़ा फायदा होता है। किसी किसी केस के अंदर आपने देखा होगा, मैंने आपको सेम सिनेरियो समझाया है, जहाँ पर पीवीआर खुद वन ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेज होता है, प्रोड्यूस करता है पिक्चर को, प्रोडक्शन हाउस ने प्रोडक्शन करता है, पैसे देता है और वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। तो उस केस के अंदर भी जो आपका एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर है जल्दी फायदे के अंदर आ जाता है। और उस केस के अंदर यूजुअली ऐसा देखा गया है कि वो अपनी जो पेमेंट टर्म्स हैं या फिर रेशो है वो इस तरीके से रखता है कि 70% चला गया इसको प्रोड्यूसर को और 30% ये खुद रख लेता है। फायदा होता है 5% का, क्योंकि 5% जो होता है, आप देखिए कि अगर 100 रुपए की पिक्चर अगर जा रही है तो 50% ले गया प्रोड्यूसर और आधा आधा ये करते हैं आपस के अंदर, तो 25% ऑफ द रेवेन्यू उसको आया टेक्निकली स्पीकिंग। तो ये उस सेंस में अगर देखा जाए तो उसको 5% का फायदा ही होता है। ठीक है। बाकी जिसको सही मायने में अगर समझना है सही स्पिरिट से, तो फिर भी मैं समझा दूंगा, मैं जोक कर रहा था। लेकिन जिसको सिर्फ तंग करने के लिए करना, तो उसके लिए दरवाजे हैं बंद। ठीक है। अगर समझ में आया, आपको अच्छा लगा, ये वीडियो सेंसिबल लगा, तो लाइक शेयर ज़रूर करना, थम्स अप देना, जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि ये जो मेहनत कर रहे हैं, समझाने की कोशिश है कि पैरिटी आए, कोई नेगेटिविटी दूर जाए, वो सब कुछ बना रहे, सब कुछ तामझाम शांति भरा माहौल, तो फिर लाइक तो बनता है और थम्स अप तो बनता है कमेंट में, ताकि मुझे एश्योरेंस मिल जाए कि आपको समझ में आए।